नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है और भारत में कौन कौन सी जगह पर इस प्रकार की प्रोसेस होती है, उन सबको पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। और दोस्तों, ये भी आप लोग सोच सकते हैं कि भाई इस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना है ना के बराबर है। इसमें दोस्तों सारे फैक्ट हो या सारे पॉइंट सब कवर किए हुए हैं, चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या कुछ करंट से, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताते हुए चलूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये किस चीज की बात हो रही है। कि भाई ये तो समझ में आ गया, भारत में जल विद्युत ये कहीं ना कहीं जल से संबंधित है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें, जो एक प्रैक्टिकल परिभाषा होनी चाहिए वो बात करें, तो इसमें अपन लोग कह सकते हैं कि या दो स्थिति हो सकती है। या तो पानी क्या है, स्थिर है, ठीक है, एक स्थिर पानी की स्थिति है, और दूसरी है बहता हुआ पानी। तो इसमें जो दोस्तों स्थिर और बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, किस प्रकार आप साफ लिख सकते हैं, स्थिर या बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो सिंपल सी अगर परिभाषा की बात करें, आप साथ लिख भी सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पर लिखना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें। तो डेफिनेशन में क्या हो गया, गिरते हुए या बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है या जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो बात होगी परिभाषा की। और अगर इसका योगदान की बात करें कि भाई टोटल जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें इसका योगदान होता है टोटल 20%। समझ सकते हैं ना दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण है ये, इसके बेनिफिट्स है, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए जो डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा, या तो पानी स्थिर है तब भी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, या बहता हुआ पानी। तो स्थिर और बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज। इसमें हम लोग ये भी जानना जरूरी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसका दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, तो वो है श्वेत कोयला। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है या किसके नाम को जाना जाता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को किस नाम से भी जाना जाता है, श्वेत कोयला। तो ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, जो व्हाइट कोयला है किसे कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। तो कई बार वन लाइनर फैक्ट में आप लोगों को या कुछ स्टेट में भी आप लोगों को स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अगले पॉइंट की बात करें कि जो भारत में अनुमानित नदियों में जो जल विद्युत की क्षमता है वो है 1,48,000 मेगावाट। अगर टोटल भारत में नदियों के माध्यम से जो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, अगर इसकी टोटल क्षमता की बात करें तो वो कितनी है दोस्तों, 1,48,000 मेगावाट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होती है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, और एक जल के माध्यम से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो भी इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो नदियों द्वारा कुल कितनी है, 1,48,000 मेगावाट। टोटल नदियों, जो भारत में बहने वाली नदियों से उत्पन्न विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो टोटल क्षमता कितनी है, 1,48,000। कहीं आप लोगों को 1,45,000 मिलेगा, कुछ जगह 1,48,000, तो मैंने नेट के माध्यम से मिला, तो 1,48,000 और 1,45,000 है, तो उसको अपडेट करेंगे तो 1,48,000 आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक प्रकार का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है ना दोस्तों, नवीकरणीय और नवीकरणीय आप लोग ये समझ सकते हैं कि कुछ सोर्स होते हैं, जैसे नवीकरणीय होता है जिसे बार बार उत्पन्न हो, मतलब जिसको कमी नहीं हो सकती, मतलब खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। और नवीकरणीय क्या हो गया, उसे पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। और नवीकरणीय होता है कि बार बार निर्मित किया जा सकता है, जल के माध्यम से, मतलब खत्म नहीं होता, इसके माध्यम से विद्युत किसी न किसी माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। तो ये एक प्रकार का नवीकरणीय सोर्स है। इसके अलावा ये क्या है, पर्यावरण से होगी। अब बात आ जाती है दोस्तों, हम लोग सभी प्रकार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अगर दूसरे माध्यम की बात करें, जिसमें हम लोग अलग, इसके अलावा जो हम लोग जल के माध्यम से बात करें या इसके अलावा बात करें, तो इसमें एनवायरनमेंट का बहुत रोल रहता है दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों ज्यादातर अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो एनवायरनमेंट है इस पर क्या बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसमें के बात करें जो ये एक प्रकार के क्या है पर्यावरण सहयोगी, तो इससे विद्युत उत्पन्न करने से एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गई, अगर आगे के पॉइंट की बात करें, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं परंपरागत सोर्स के रूप में आती है और क्योंकि बिकॉज ये पर्यावरण एवं परिस्थिति को हानि नहीं पहुंचाती। जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आप लोगों ने दो चीज देखी होगी, परंपरागत और गैर परंपरागत। इसके बारे में डिटेल से वीडियो पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जल विद्युत परियोजनाएं होती है दो प्रकार की होती है। एक तो बड़ी बड़ी जल परियोजनाएं होती है, जल विद्युत परियोजनाएं होती है जो कि 250 मेगावाट के अबो या 250 मेगावाट से मतलब 25 से अबो वाले मतलब 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 250 मेगावाट की होती है, वो बड़ी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आती है। और जो 25 मेगावाट या 25 मेगावाट से कम के अंतर्गत आती है वो कौन सी होती है? छोटी जल विद्युत परियोजना है। तो छोटी जल विद्युत परियोजना है जो परंपरागत स्रोत से संबंधित है और ये क्या एक प्रकार से क्योंकि यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के लिए हानि पहुंचाती है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ये हानि शब्द है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? जो बड़ी जल विद्युत परियोजना का एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाती है और छोटी है कौन सी, लेकिन जो छोटी है जल विद्युत परियोजना है 25 मेगावाट या उससे कम वाली, जो भी मैंने आपको बताया है, जो छोटी जल विद्युत परियोजना कौन सी होती है? 25 मेगावाट या उससे कम वाली जल विद्युत परियोजना है जो छोटी जल विद्युत परियोजना में आती है और एक प्रकार से गैर परंपरागत स्रोत के तहत आती है। तो ये ध्यान रखना है, जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होती है वो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव कम पहुंचाती है, लेकिन जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जहां पर हाई मेगा वोल्टेज की स्थिति रहती है तो वो क्या करती है? एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पर बैड इफेक्ट डालती है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की बात आ जाती है कि भाई जो रैंक की स्थिति की बात करें, ये दोस्तों बुक में आप लोगों को मुश्किल से मिल सकता है, मैंने विकिपीडिया से पॉइंट लिया था। जो अभी अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें या वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो भारत की कौन सी रैंक है वो 6 नंबर पर आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया में भारत का 6वां स्थान है, ठीक है। और 1 नंबर पर कौन है? चाइना है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कनाडा है। कौन है? पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर कनाडा। अपन लोगों को पहला कौन सा है और भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में तो हमेशा पता होना चाहिए। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना और दूसरे स्थान पर कनाडा और भारत की रैंक है जो 6वें स्थान पर है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में करंट से अपडेट हो तो आप इसकी जगह अगर कुछ यहाँ में बदलाव आया, इंडिया की 6 है तो है ही हो सकता है अपडेट होकर 5th रैंक भी हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन कोविड के कारण भारत की स्थिति अब इकोनॉमिकली स्थिति है जो वीक होती जा रही है। इन सब का प्रभाव हर क्षेत्र में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की आगे बात आ जाती है कि जो भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जल विद्युत परियोजना अधिक मात्रा में या जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो उसके बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जो सर्वाधिक जल शक्ति वाला विभुज देश है। अगर सर्वाधिक जल शक्ति वाला जो क्षेत्र कौन सा है उसको पता करें तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए यहाँ से नामचा बरवा से, कहां से? नामचा बरवा से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, फिर ये आगे आते हुए इस प्रकार यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र भारत के अंदर का जो क्षेत्र, अभी हम लोग इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो या भारत में ये जो जोन क्रिएट करती है अरुणाचल और मैक्सिमम आप लोगों को असम वाले इलाकों में देखने को मिलेगा। तो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो ये क्या हो गया? ये तो सर्वाधिक जल शक्ति का विभव देश कौन सा है? सर्वाधिक जल शक्ति का विभव क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें दूसरे नंबर पर, पहले स्थान पर तो हो गया ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया जो सर्वाधिक जल शक्ति वाला विभव क्षेत्र है।
और दूसरा बात करें जो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो इसके बारे में प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप मेंस का कोई पॉइंट लिख रहे हो, कहीं थ्योरी लिख रहे हो मेंस से रिलेटेड, वहां पर आप लोगों को 250 वर्ड्स में कुछ लिखना हो, तब आप लोगों को यहाँ पर अगर एक लाइन में इसको आप शॉर्ट में डिफाइन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होगी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो मैप के माध्यम से लोकेट करेंगे तो चीजों में और प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। कैसे कि भाई जैसे ये यहाँ तो आप लोगों ने एक लाइन पढ़ ली कि देन कि उसके बाद क्या है प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पहले नंबर पर हो जाता है ब्रह्मपुत्र। वैसे दूसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय भारत का भाग कौन सा है ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। ये जो इलाका है आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने बताया था, मालवा पठार यहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार होते हुए यहाँ पर विंध्यकर्म की चट्टानें, धारवाड़ की कर्म की चट्टानें, ये जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल में जाना है तो आप लोग वो समझ गए होंगे। और अगर इसमें बात करें पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो इसको प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए हुगली नदी, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को पता है हुगली नदी बहती है। यहाँ उड़ीसा में आएंगे तो ब्राह्मणी नदी बहती है। ये किसके भाग है? ये इसी के भाग है। देखो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर जो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। अभी हम लोग जो नर्मदा और उसके क्या नाम है नर्मदा और तापी नदियों के बारे में बात नहीं कर रहे, ये तो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। जहां पर नर्मदा और नदियों के बारे में हम लोगों ने जाना जो क्या सतपुड़ा वाला इलाका भ्रष्ट घाटियों से बह रही है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए नर्मदा और ताप्ती नदी है वो पश्चिमी भाग की ओर हो रही है, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को ध्यान देना है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो दूसरे नंबर पर जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो हुगली नदी हो गई है, इसके अलावा ब्राह्मणी नदी है जो उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा अगर आगे बात करें यहाँ छोटे छोटे पेरियार नदी और सब छोटी छोटी हैं। अगर मुख्य नदी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दामोदर नदी देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश के इलाके से होते हुए कहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके आगे अगर बात करें तो कृष्णा नदी है जो आप लोगों को पता है यहाँ पर बहते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। आगे कावेरी नदी आ जाती है। तो ये आप लोगों के बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, लेकिन जो मुख्य नदियां है आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कृष्णा गोदावरी है और ब्राह्मणी है और हुगली नदी है, कावेरी नदी है। तो ये जो 4-5 मुख्य नदियों को आप मैप के माध्यम से लोकेट करेंगे ना तो अपना आप में ये क्वेश्चन या जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर आप लोगों को 5 नंबर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आ रहे हैं तब आप लोगों को वर्तमान स्थिति को उसको सबसे पहले आप लोगों की डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद उसके बॉडी पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कौन कौन सी जगह है और मैप के माध्यम से करेंगे और एंड में कंक्लूजन में डाल देंगे भाई इसका क्या निष्कर्ष है, क्या ये बेनिफिशियल है, क्या अभी स्थिति क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं। तो पहले ये स्थिति हम लोगों ने कर ली कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां भी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जल संकट हो गया, ठीक है ना। अब बात आ जाती है आगे के स्टेटमेंट की। बात करें देश में सर्वाधिक जल संख्या का विकास, देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास है जो प्रायद्वीपीय भारत में ही हुआ है। तो ये अपना आप में दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है कि भाई हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में ही बार बार बात कर रहे हैं। हम लोग दूसरे टॉपिक में कभी कभी उत्तर भारत को बहुत फोकस करते हुए चलते हैं जब नदियों की बात आती है, लेकिन अब यहाँ पर बात तो नदियों की भी कर रहे हैं लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के भाग को अधिक इंपोर्टेंस दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों हिमालय के क्षेत्र में जो क्या है सीमित है, मतलब जो जल शक्ति का विकास हो गया वो सीमित क्षेत्र में। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो जिस प्रकार की नदियां हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर धरातल भी है जो विषम है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप लोगों को जो नदियां दिखेगी एकदम सीधी रेखा में, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी या उतार चढ़ाव में नहीं है, लेकिन हिमालय की नदी आप लोगों को पता है यूं होते हैं, मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर इनका कोई पाथ है ना स्टेबल नहीं है, ये अपना आप में पूरा कहीं ना कहीं किधर भी इनकी बहुत उबड़ खाबड़ जगह का कारण भी हो गया, और जो इनके यहाँ पर बड़े बड़े शहरों का होना भी एक प्रकार से इसके सीमित विकास का प्रमुख कारण है। तो ठीक है दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में सीमित बिकॉज विषम धरातल और बड़े शहर के कारण इसका विकास है। उत्तर भारत की ओर जो हिमालय के क्षेत्र की जो नदियों में है इसके जल विद्युत के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, जल विद्युत के लिए उपयोगी है लेकिन वो परिस्थितियां नहीं है, समझ रहे ना। नदियां तो खूब बहती है क्योंकि हम लोग नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा तो दुनिया भर की नदियां पढ़ ली, तो कुछ चीजें होती है दोस्तों परिस्थिति और वहां की लोकेशन के डिपेंड करती है
क्या उस चीज के लिए वो योग्य है तो क्या उसके लिए अनुकूल परिस्थिति है, वो सारी चीजें आती है। तो ठीक है, आगे अगर बात करें, अब हम लोग इसके अंदर फैक्ट की बात करेंगे, उससे पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये एक पॉइंट खत्म हो जाए। तो इसमें दो बेनिफिट आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो होता है प्रदूषण रहित, जो अभी मैंने आप लोगों को बात की कि जो जल विद्युत का प्रोसेस होता है वो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं आप लोग, जो बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, बट जितना अदर चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से की जाती है उसके कंपैरेटिवली बात करें तो ये बहुत फायदेमंद है। और इसका जो ये एक प्रकार से सस्ता होना, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत सस्ता तो नहीं कहूंगा, फिर भी अगर अदर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस की बात करें उसके कंपैरेटिवली ये सस्ता होता है। तो ये तो हम लोगों ने लाभ की बात कर ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भारत के अंदर कुछ हिस्से हैं जहां पर कौन कौन सी जगह हैं, उन क्षेत्रों के नाम क्या है, उनकी बात करें तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग हिमालय से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता, अब ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है, वो है हिमाचल प्रदेश। ये HM शब्द मैंने दोस्तों हिमाचल के लिए यूज किया है, तो हिमाचल प्रदेश है तो देश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आप लोगों को पता है मानसरोवर के पास से होते हुए भी कौन सी सतलुज नदी बहती है और हिमाचल प्रदेश से आगे होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सतलुज नदी भी जल विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि दोस्तों इस प्रकार आप मैप में लोकेट करेंगे ना तो चीजें इतनी इजी हो जाएगी और आप लोगों को प्रेजेंटेशन तो खूब सुधरेगा। आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा आराम से चीजें, मैं इसको चाहता तो एक लाइन में यहाँ पर कॉर्नर में लिख लेता, लेकिन उससे आप लोगों को चीजें याद रखने में परेशानी भी होती है और रटना भी ठीक नहीं रहता। अगर मैप के माध्यम से करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन सुधरेगा। आप कहीं थ्योरिकल एक्सप्लेन कर रहे होंगे, चाहे 11th क्लास हो या 12th हो या किसी प्रकार का मैथ्स लिख रहे हो, तो इसके माध्यम से आप कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें, भाखड़ा नागल बांध भी क्या है, एक प्रकार का जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र है। कहां पर है, ये है पंजाब में, ठीक है ना। पंजाब राज्य में भाखड़ा, और आप लोग अलग अलग कह सकते हैं पंजाब और ये इलाका, मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया है तो आप लोग मैप में एग्जैक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भाखड़ा नागल बांध का जो यहाँ पर भी जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है वो कौन सा भाखड़ा नागल बांध है, और किस राज्य से संबंधित, जो बातों के समय हम लोगों ने पूरा डिटेल में भी बात की थी, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे अगर बात करना है कि जो प्रथम जल विद्युत, क्योंकि दोस्तों हमेशा इस प्रकार के सवाल बनते हैं ना, प्रथम कौन सा है और वर्तमान कौन सा है, इसके दो हमेशा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि प्रथम कौन सा है, कोई भी चीज का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, और वर्तमान का जो अंतिम पॉइंट हुआ है, अगर करंट में हुआ है, 2 साल पहले हुआ, 4 साल पहले हुआ, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो कि कहां पर है, दार्जिलिंग में, और इसकी स्थापना हो गई 1897 में। इसकी क्षमता की बात करें 130 किलोमीटर, सॉरी किलोवाट। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रथम जल विद्युत संयंत्र है वो कहां पर है, दार्जिलिंग है, असम के इलाके का। ये आप समझ गए होंगे, दार्जिलिंग का शब्द आते हैं आपके दिमाग में, असम आगे होगा। जो इसकी स्थापना है 1897 में की गई। क्लियर हो गया। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो 130 किलोवाट, 130 किलोवाट है जो इसके प्रथम जल विद्युत संयंत्र की क्षमता थी, ठीक है ना। है आगे अगर बात करें तो आगे इसके अलावा बात करें तो आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर दामोदर नदी बहती है, किस पठार से होते हुए, छोटा नागपुर का पठार सुने होगा, जो झारखंड उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के इलाकों में फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में बांटते हुए दामोदर नदी है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र है ना दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों हीराकुंड बांध है, जो आप लोगों को पता है उड़ीसा के इलाके में आप लोगों को पता है हीराकुंड बांध पड़ता है। तो हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा इलाका से संबंधित है। ये भी क्या हो गया, एक प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का क्षेत्र है। तो दोस्तों मैं सीधे क्षेत्र और आप लोगों को लोकेशन बता रहा हूँ। आप चाहते तो सीधे दामोदर रट सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिवर बनाकर अगर और ही बेटर होता अगर आप यहाँ रिवर भी बना देते, क्योंकि रिवर वाले चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। उत्तर भारत की है या दक्षिण भारत की या पश्चिमी घाट की या पूर्वी घाट की, उसको अच्छे से लेके कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाए। तो हीराकुद बांध है जो कहां पर है, उड़ीसा में, तो ये भी एक प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक जल शक्ति की संस्थापित क्षमता, दोस्तों शब्दों को पकड़िए, ठीक है ना, यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की बात हो रही है, यहाँ पर संस्थापित शब्द का याद हो, तो ये शब्द को पकड़ना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वाधिक हम लोगों ने 2-3 जगह यूज किया है। तो इन शब्दों को पकड़ना है कि सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता वो हिमाचल की बात करेंगे, और संस्थापित क्षमता की बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन से मुख्य जोन है, वो कृष्णा और गोदावरी की नदियों से संबंधित हैं। ठीक है ना, अगर बात करें इसके ऊपर ये दूसरा राज्य बना है 2014 में, वो कौन सा है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में दोस्तों जल विद्युत उत्पादन के लिए एक परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है, और ये जल विद्युत उत्पादन के लिए सहयोगी है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कर्नाटका की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता है शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कहां पर है, कावेरी नदी पर है, और इसकी स्थापना है जो 1902 में की गई है। तो ये दूसरा क्या है, सर्वाधिक जल शक्ति वाली समिति किसके, आंध्र प्रदेश के 1 नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें, सॉरी, प्रथम जल विद्युत संयंत्र ये दार्जिलिंग है, और दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया, शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो इसकी दूसरा जल विद्युत संयंत्र, पहला 1897, दूसरा है जो 1902 में इसकी स्थापना की गई। तो ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में जो कि असम से संबंधित है, 1897 में स्थापना की गई, 130 किलोवाट इसकी पावर क्षमता है। और शिव समुद्र जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, किस नदी पर बना हुआ है, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें कर्नाटक, कर्नाटक में ही शरावती नदी, जहां पर जोग जलप्रपात बना हुआ, दोस्तों जलप्रपात के बारे में हम लोगों ने बात की, तो जोग जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर। और शरावती नदी की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम है अभी वर्तमान में, समझ रहे ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसका संबंध किससे है, शरावती नदी भी है इसमें योगदान। ठीक है ना, और आज का अगर अंतिम पॉइंट की बात करें वो है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो कि सरदार सरोवर परियोजना ये बांध है वो है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी आप लोगों को पता है पूर्व से बहते हुए पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में गिर रही है, या आप अरब सागर भी बोल सकते हैं। तो सरदार सरोवर बांध या नर्मदा नदी है जो कहां पर है, महाराष्ट्र के इलाकों में, जो कि प्रिंस घाटियों से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। दो नदियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। तो सरदार सरोवर बांध भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जो दोस्तों मैंने ये क्षेत्र बताए आप लोगों को ऐसे ही मैप बनाना है और मात्र एक पेज में खत्म करना है, वो भी वन साइडेड पेज में। 1 नंबर में आप लोगों की ये सारी डिटेल और जो डेफिनेशन बताएंगे वो आप इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं। इससे बाद दोस्तों आने की संभावना बहुत कम है, 99% तो कोई संभावना नहीं है, 1% होती है करंट से। अगर कुछ भी आप लोगों को लगे हम लोगों ने अलग से कोई बुक में देखा है तो आप लोगों को क्या करना है, ये तो अच्छे से लिखना है और नीचे एक और स्टार पॉइंट लगाकर वो ऐड कर दीजिए। कोई भी नया पॉइंट हो सकता है कि भाई जो मैंने मुख्य रूप से जो बताया इसके अलावा भी कुछ जल विद्युत परियोजना है जैसे प्रताप सागर है, ठीक है ना, तो आप लोग कुछ नए पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों को इससे बाद कुछ मिलेगा नहीं। जो भी मिलेगा अपडेट करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अगर वहां से आप लोगों को कुछ नया पॉइंट मिला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से तो वहां से उठाइए सीधा अपडेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अलग से रिवीजन भी करना नहीं पड़ेगा टेस्ट सीरीज का। तो ये आप लोगों के नोट्स मेकिंग का भी एक साथ साथ अच्छे से होगा दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट पूरा कवर होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे आप जियोग्राफी खत्म होने वाली है तो मेरा आगे का प्लान है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, तो बहुत जल्दी मैं इकोनॉमिक्स लेके आ रहा हूं दोस्तों, पूरा संपूर्ण रूप से पूरा बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर मिलेगी आप लोगों को, तो बहुत जल्दी मिलते हैं उस क्लास में। लेकिन अभी आप लोगों को जियोग्राफी को अच्छे से कवर करना है, कुछ 1-2 वीडियो और बनेंगे जियोग्राफी में, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और जितना भी चीज से रिलेटेड मैंने सारा पॉइंट बता दिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो अपने सुझाव जरूर दें ताकि हम लोग सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।